हेलो दोस्तों, मैं आदित्य तिवारी आपके अपने चैनल डेस्टिनी यहाँ पे आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज का वीडियो वृद्धि और विकास का 5वां वीडियो है, जिसमें बालक की अवस्था और उनके विकास की संकल्पनाओं के बारे में चर्चा होगी। तो दोस्तों, देर न करते हुए इस वीडियो तो दोस्तों, आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह किस नमूने को अनुगमन करती है? ए अव्यवस्थित, बी एड़ी से चोटी, सी अप्रत्याशित या डी क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि विकास की गति के बारे में कह रहा है, वो एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, लेकिन ये क्या करती है? क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने को अनुगमन करती है। कैसे? तो यदि कोई व्यक्ति है तो सबसे पहले क्या आएगी? उसकी शैशवावस्था आएगी, फिर बाल्यावस्था आएगी, फिर किशोरावस्था आएगी, न कि किशोरावस्था पहले आ जाएगी। तो क्रम गलत हो जाएगा ना। अतः क्या होता है? विकास की गति क्रमबद्ध और व्यवस्थित होती है, लेकिन विकास की जो दर है वो एक व्यक्ति में अलग, दूसरे व्यक्ति में अलग होती है। अतः हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है, क्या अर्थ है? ए शिक्षार्थियों में ना तो कोई समान विशेषताएं होती हैं और ना ही उसके लक्ष्य समान होते हैं। बी कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। सी सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। डी एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। तो शिक्षार्थियों में ना तो कोई समान विशेषताएं होती है और ना ही उसके लक्ष्य समान होते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपको क्या ध्यान देना है? शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ निकालना है। तो इसका अर्थ क्या निकलेगा कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। पाठ्यचर्या के लिए भी नहीं कह रहा है, ना ही विषम रूपी कक्षा के बारे में कह रहा है। किसके बारे में रहा है? कि कोई भी दो शिक्षार्थी हैं, योग्यता, रुचि और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते, इसी कारण वो शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट होता है। अतः इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने तीसरा नंबर कि किस अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं? ए जन्म से 6 माह के भीतर, बी 1 वर्ष की अवस्था तक, सी 3 से 4 वर्ष की अवस्था तक, डी 2 से 3 वर्ष की अवस्था तक। तो बालक की दृष्टि और श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो जाती हैं 3 से 4 वर्ष की अवस्था तक। अतः इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा नंबर कि जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वह बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? ए है आपका दूरस्थ अधिगम, बी समीपस्थ अधिगम, सी प्रतिवर्ती अधिगम या डी क्रियाविधि अधिगम। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वयस्क जो है सहयोग से सामंजस्य करते हैं और वह बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ ले जाते हैं। इसका मतलब कि कोई बच्चा है और जो उसकी क्षमता का प्रदर्शन है उसको संभावित क्षमता के स्तर पर ले जाते हैं। मतलब उससे क्या करते हैं? नजदीक करते हैं। और जब नजदीक करते हैं तो क्या होगा? यहाँ पे समीपस्थ अधिगम होने लगेगा। समीपस्थ अधिगम मतलब उसके नजदीक ले जाने का अधिगम। अतः इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 5वां नंबर
5वां नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि वह अवस्था जिसमें शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास होता है वह अवस्था कौन सी है? ए किशोरावस्था, बी बाल्यावस्था, सी शैशवावस्था, डी पूर्व बाल्यावस्था। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास हमेशा बाल्यावस्था में होती है। किसमें होती है? तो बाल्यावस्था में। तो अतः इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 6ठा नंबर कि शिशु में कब भय एवं क्रोध से संबंधित संवेग का विकास होने लगता है? ए है आपका ऑप्शन नंबर कि 1 वर्ष में, बी 2 वर्ष में, सी 3 वर्ष में, डी 6 माह में। तो इस पे ध्यान दीजिएगा कि शिशु में भय एवं क्रोध से संबंधित संवेग का विकास 1 वर्ष में होने लगता है। कितने वर्ष में? 1 वर्ष में। अतः इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 7वां नंबर कि विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या महत्वपूर्ण नहीं है? ए रुचियों में भिन्नता का ध्यान रखना, बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देना, सी पाठ्यक्रम का दोहराना, या डी शैक्षिक गतिविधियों का प्रावधान। तो इसमें नहीं पूछा है तो रुचियों में भिन्नता का ध्यान रखना तो जरूरी होता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देना भी जरूरी होता है, शैक्षिक गतिविधियों का प्रावधान भी जरूरी होता है, लेकिन इसमें नहीं है। तो पाठ्यक्रम को दोहराना जो है क्या होता है? अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण नहीं होता है। अतः हम कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर सी पाठ्यक्रम का दोहराना अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण नहीं होता है। अतः इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां नंबर कि आजकल अधिकतर विद्यालयों में संभागी समूह के लिए प्राथमिक ध्यान आधारित होता है। तो किस पे आधारित होता है? ए योग्यता स्तर पर, बी ग्रेड स्तर पर, सी आयु स्तर पर, डी छात्र अनुराग पर। तो आप लोग ध्यान देते होंगे कि विद्यालय में सोचा जाता है, देखा जाता है कि बच्चे यदि हम उम्र रहें तो वे आपस में अधिक घुल मिल जाते हैं। समान आयु के छात्र जो है उनमें दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी होती है, अच्छी होती है, और वे एक दूसरे का साथ भी अधिक देते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि आयु स्तर पर अधिकतर विद्यालयों में संभागी समूह के लिए प्राथमिक ध्यान होता है। अतः इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन सा? तो आयु स्तर पर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 9वां नंबर कि विकास एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार ए जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का काल होता है, बी वयःसंधि काल जीवन का सबसे अधिक दुखी काल होता है, सी है जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का और वयःसंधि काल सबसे अधिक दुखी काल होता है, डी है आपका वयःसंधि काल और जीवन का प्रथम वर्ष भी जीवन का सबसे अधिक खुशी का काल होता है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जीवन का प्रथम वर्ष और वयःसंधि काल क्या होता है। तो जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का काल होता है, ये तो सही है। वयःसंधि काल जीवन का सबसे अधिक दुखी काल होता है, ये भी सही है। जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का और वयःसंधि काल सबसे अधिक दुखी काल होता है, ये भी सही है। डी वयःसंधि काल और जीवन का प्रथम वर्ष भी जीवन का सबसे अधिक खुशी काल होता है, ये आपका क्या होगा? गलत होगा। लेकिन हमको इनमें क्या देखना है? सबसे बेस्ट ऑप्शन चुनना है। तो डी तो एकदम नहीं होगा, तो होगा कौन सा? ये देखिए जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का काल होता है, ये दिया तो है सही, लेकिन क्या किया है? अधूरा दिया है। ये भी क्या दिया है? बी
सही तो है लेकिन अधूरा दिया है, और सी में क्या किया है, दोनों को मिला दिया है कि जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का और वह संधि काल सबसे अधिक दुखी का काल होता है। अतः जो है हम इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन सी मानेंगे। क्यों? क्योंकि जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का और वह संधि काल सबसे अधिक दुखी काल होता है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 10वां नंबर है कि वह संधि काल में निम्न में से कौन बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है। तो आपका ऑप्शन है ए अशांति, बी प्रभुता के विपरीत विरोध, सी सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद, और डी है आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रही। तो वय संधि काल जो है जीवन का सबसे दुखी काल होता है। अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़े हैं वय संधि काल में क्या होता है कि हम लोग जो है चाहे कोई भी इस एज में जब आता है तो वो बहुत उस समय दुखी हो जाता है, उदास हो जाता है और वो मिलना जुलना अधिक पसंद नहीं करता है। यदि वो खेलना भी चाहता है तो ऐसे खेल खेलना चाहता है जिसमें शारीरिक गतिविधि कम हो। अतः जो है हम क्या कह सकते हैं कि सी आपका क्या होगा, सही होगा कि सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद है। अब आप सोच रहे होंगे कि वय संधि काल में तो ये तो होता ही है, तो इसमें तो नहीं दिया है। तो नहीं इसलिए है क्योंकि इसमें क्या कह रहा है, बाह्य अभिव्यक्ति, और ये जो है सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद, ये बाह्य अभिव्यक्ति नहीं होता है। अतः इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 11वां नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है। आपका ऑप्शन है ए विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है, बी है प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है, सी है विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित और विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है, और डी है विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभावित खतरे नहीं होते हैं। तो इसमें नहीं पूछा है, नहीं पे हम लोग पहले ज्यादा ध्यान देंगे, फिर उसके बाद ऑप्शन पढ़ेंगे, उसके बाद जो सही ट्रिक रहेगा उसको सही टिक लगा देंगे। तो कह रहा है विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है। ये आपका सही है क्योंकि वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना ही हमारे कौशल को बढ़ाता है। कह रहा है बी है प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। ये भी सही है क्योंकि प्रारंभिक विकास ही हमारा क्या होता है, एक आधार होता है, और उसी आधार के अनुसार हमारा आने वाला विकास क्या रहता है, प्रभावित रहता है। सी है विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। तो कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी जरूर की जा सकती है, अतः ये भी ऑप्शन सही है। तो आप ए, बी और सी तीनों ऑप्शन सही हैं। तो कौन विकास के संबंध में सही नहीं है, तो आपका डी नहीं है कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभावित खतरे नहीं होते हैं। अतः आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 12वां नंबर कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें भी नहीं पूछा है, इसलिए इसको सबसे पहले हम लोग सर्किल में कर लेंगे। अब इसका ऑप्शन पढ़ेंगे ए प्रारंभिक अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं और अध्यापक का हस्तक्षेप भी महत्वपूर्ण होता है। ये क्या होगा, सही होगा, तो एकदम सही होगा क्योंकि अध्यापक का हस्तक्षेप भी महत्वपूर्ण होता है। बी है प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता है। ये आपका क्या होगा, गलत होगा। तो क्यों गलत होगा, क्योंकि अध्यापक यदि अच्छा है और अपने कौशलों में पारंगत है तो वो जरूर नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से
मुक्ति दिला सकता है बच्चों को। अतः हम ये कह सकते हैं कि ये ऑप्शन नहीं है जो वो ये वाला सही होगा। लेकिन सी और डी भी देख लेते हैं। कह रहा है व्यवहारात्मक परिवर्तन के संदर्भ में विकास वातावरणीय प्रभाव के कारण होता है। ये क्या होगा? व्यवहारिक परिवर्तन विकास वातावरणीय प्रभाव के कारण होता है। ये सही बात है, ये गलत था, ये भी सही था। जो अध्यापक डी है, जो अध्यापक यह विश्वास करता है कि विकास प्रकृति की वजह से होता है, वह अनुभव प्रदान करने को महत्व नहीं देता। ये भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि यदि अध्यापक इसमें विश्वास करने लगे कि कोई भी विकास प्रकृति के द्वारा होता है, तो वह अनुभव क्यों प्रदान करेगा? वो सोचेगा प्रकृति ही इसको विकास प्रदान करेगी, प्रकृति के द्वारा ही सब कुछ सीखेगा बच्चा। अतः हमारा ए सी और डी सही है। तो क्या सही नहीं है? तो हमारा बी सही नहीं है कि प्रारंभिक नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता। अतः इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 13वां नंबर कि विकास का अर्थ है। क्या अर्थ है? ए है आपका परिपक्वता व अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। बी है अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। सी है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला। और डी है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। तो क्या होगा विकास का अर्थ? आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि परिपक्वता और अनुभव ये दोनों के कारण जो परिवर्तन होता है, जो परिवर्तनों की श्रृंखला बनती है, उसको ही क्या कहा जाता है? विकास कहा जाता है। अतः इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 14वां नंबर कि सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः क्या होता है? ए है हानिकारक होता है। बी है दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है। सी है सामान्य कौशल के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है। और डी है लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। तो एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना ये हानिकारक हमेशा नहीं होता है, दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है। ये भी हम नहीं कुछ कह सकते इसके बारे में। सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, ये भी पूरी तरह से सत्य नहीं है। तो क्या सत्य है कि लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। क्योंकि यदि विधि सही रहेगी, उस जो बच्चा है उसके अनुसार विधि रहेगी, तो वो जो है हमेशा क्या होगी? लाभकारी होगी। अगर जो है विधि गलत रहेगी तो वो बच्चे के लिए क्या रहेगी? हानिकारक रहेगी। अतः इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन है 15वां नंबर कि निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलान ठीक हुआ है? ए है आपका सामाजिक संविदा अभिविन्यास, इसका मिलान हुआ है किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वह अच्छा है कि बुरा। बी है नियम और आदेश अभिविन्यास, इसका मिलान हुआ है मानवाधिकारों के मूल्यों के आधार पर नैतिक सिद्धांत स्वयं चुने जाते हैं। सी है आपका दंड देना और आज्ञा पालन अभिविन्यास, इसका मिलान दिया है नियम तय नहीं है किंतु समाज के हित में बदले जा सकते हैं। और डी है अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास, और इसका मिलान है अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। अब इस ऑप्शन में देखेंगे तो सामाजिक संविदा अभिविन्यास जो है, ये जो है आपका नियम तय नहीं है किंतु समाज के हित में बदले जा सकते हैं, इससे मिलान होगा इसका। और आपका नियम और आदेश अभिविन्यास, ये जो है
आपका किसी कार्य के भौतिक और परिणाम निर्धारित करते हैं कि वह अच्छा है कि बुरा। ये ए वाले के मिलान से सही होगा। और जो बचा है आपका दंड देना और आज्ञा पालन अभिविन्यास, ये जो है मानवाधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांत स्वयं चुने जाते हैं, इससे मिलान होगा। तो ये तीनों मिलान क्या होगा? गलत होगा। तो कौन सा मिलान आपका सही है? तो डी वाला, कि अच्छा लड़का और लड़की अभिविन्यास किससे मिलान हुआ है? अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। अतः इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिए और जल्दी हम नया वीडियो लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।